वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 9 रहेगा या फिर चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 9 जो है इट इज़ डाइट एंड साथ ही में यहाँ पे आपको देखना है डाइट की इंपॉर्टेंस कहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में। अगेन 7 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है यहाँ पे। एंड बाकी भी चैप्टर्स या फिर लेक्चर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। नाउ अगर मैं इस वाले चैप्टर की बात करूँ, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। सो जनरली 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन ये वाले चैप्टर से आपके बनते हैं। नाउ अगर मैं डाइट की बात करूं, देखिए डाइट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर पहले मैं डिफाइन करूं यहाँ पे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारे पास एक प्रोसेस होती है, यू कैन कॉल इट एक बायोकेमिकल या फिर इसको आप बोलिए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारे पास होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड एक्वायर करता है एंड अपनी लाइफ को सपोर्ट करता है। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास। अब अगर हम न्यूट्रिशन ही की बात करें या फिर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी फूड में, जनरली या तो कार्बोहाइड्रेट होंगे, या तो प्रोटीन, या तो फैट्स, या तो विटामिन, मिनरल, वाटर वगैरह हो सकते हैं। एंड मेन हमारे पास यही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन हमारे पास। नाउ एक एक करके यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, फैट्स या फिर हमारे पास जो प्रोटीन्स वगैरह हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एथलीट्स वगैरह हमारे पास होते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ, हमारी बॉडी में इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये जनरली होता है एंड इसको हम ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यूज़ करते हैं। नाउ जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब हम उनको कंज्यूम करते हैं किसी भी डाइट में या फिर किसी भी फूड में, जनरली वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स वो हमारे पास ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको बायोलॉजी में नहीं जाना है, जितना भी आपके फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं बोलूँगा। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हैं ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में, एंड हम एनर्जेटिक फील करते हैं। नाउ ग्लूकोज जो हमारे पास होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है बॉडी को, स्पेशली अगर हम मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें, दैट इज़ हमारा ब्रेन एंड यहाँ पे नर्वस सिस्टम। सो इनको ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक फील कराता है। एंड अगर मैं एक एथलीट की बात करूँ, एथलीट के डाइट में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट 60 to 70%। किसी बुक में लिखा होगा 50 to 75। सो यही रेंज हमारे पास होना चाहिए किनका कार्बोहाइड्रेट्स का। सो 60 to 70% जो टोटल कैलोरीज हमारे पास हैं वो ज़्यादातर कहाँ से आने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलनी चाहिए। नाउ सोर्स की अगर मैं बात करूँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हैं इनके क्या क्या सोर्स हैं? राइस में आपको मिलेंगे, पोटैटोज, पल्सेस हो गए, ब्रेड हो गया, बनानास हो गए। सो इनमें आपको जनरली कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। सो ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ नंबर 2 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इट इज़ आपके प्रोटीन्स यहाँ पे। एंड प्रोटीन्स जो हमारे पास हैं जनरली दीज आर मेड अप ऑफ आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, एंड कभी कभार कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी देखा जाता है। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाउ प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं, जो प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं, जब प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है ये किस में कन्वर्ट हमारे पास होते हैं? अमाइनो एसिड्स में। देन फाइनली ये हमारे पास हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं, इनकी खासियत हमारे पास क्या है? ये आपको ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, स्पेशली अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, आप जिम करते हो या फिर आप कोई और हैवी एक्सरसाइज करते हो, वहाँ पे आपको प्रोटीन्स की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है ताकि आपकी ग्रोथ हो जाए, आपकी मसल्स की ग्रोथ हो जाए, एंड आपकी जो बॉडी है आफ्टर एनी एक्सरसाइज आप थकावट फील करते हो, आप टायर्ड फील करते हो, सो अगेन आपकी बॉडी रिपेयर हो जाए। नाउ रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जनरली आपको 10 to 15% ये चाहिए किसमें? डाइट में, प्रोटीन्स। नाउ इनके सोर्स की अगर मैं बात करूं, मीट हो गया, फिश हो गई, चीज़, एग्स, मिल्क, नट्स, पल्सेस, इनमें आपको क्या मिलेंगे? इनमें जनरली आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास हैं, यही ज़्यादातर हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्ब्स, देन प्रोटीन्स एंड फैट्स हमारे पास। नाउ
फैट्स की अगर मैं बात करूं, फैट को हम कंसिडर करते हैं एज ए रिजर्व फूड, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं ऑलमोस्ट 6 आवर्स तक रहते हैं, 6 आवर्स से पहले डाइजेस्ट नहीं होते हैं। वैरी करता है, कोई 5 आवर के बाद ही डाइजेस्ट होगा अच्छे से, या फिर 5 आवर के बाद ही आपको फुली एनर्जेटिक फील कराएगा। सो ये एज ए रिजर्व एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। अच्छा, एक्सेस फैट जो हमारे पास होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है? वो हमारे लिवर में स्टोर रहता है। एंड ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ जो फैट्स हमारे पास हैं, फैट्स हमारे पास एक्ट करते हैं एज फ्यूल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला ये रिजर्व में रहते हैं जनरली जब हम मॉड्यूरेट इंटेंसिटी की टाइप की एक्सरसाइज वगैरह करें। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो फैट्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं किसमें? सेल मेम्ब्रेन्स जो हमारे पास होते हैं उनमें हेल्प करते हैं, एंड साथ ही में हार्मोन्स के प्रोडक्शन में ये हमें हेल्प करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरली इनके मतलब कितने हमारे पास कितनी मात्रा होनी चाहिए, इट इज़ अराउंड 20-30% हमारे फूड में फैट्स के कैलोरीज होने चाहिए। नाउ सोर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप डिफरेंट सोर्स को लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जो ऑयली चीज़ें हमारे पास होती हैं, बटर हो गया, या फिर मिल्क भी आप बोल सकते हो, या फिर आइसक्रीम वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास फैटी चीज़ें होती हैं। सो अगर आपको फैट चाहिए, फैट की मात्रा अपनी बॉडी में, सो आपको ये चीज़ें कंज्यूम करनी है, इनका भी आपको ध्यान रखना है, या फिर एग वगैरह भी। नाउ मिनरल्स की अगर मैं बात करूं नंबर 4 पे, थोड़े बहुत हमारी बॉडी में मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मिनरल्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो जनरली मैक्रो फॉर्म एंड माइक्रो फॉर्म में। मैक्रो फॉर्म में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, देन फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, ये हमारे पास आते हैं मैक्रो की कैटेगरी में। माइक्रो की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, एंड यहाँ पे आप ट्रिक के सहारे इनको याद रख सकते हो, आपकी बायो में भी कभी काम आएंगे। देन विटामिन की अगर मैं बात करूं, विटामिन हमारे पास जनरली 2 टाइप के होते हैं, या तो फैट सॉल्युबल होंगे एंड या तो हमारे पास वाटर सॉल्युबल होंगे। वेरी इजी एंड बेसिक क्लास से ही आप ये चीज़ें पढ़ते हो, आपके क्लास 9-10th से ही आप ये चीज़ें पढ़ते हो, एंड ऑलरेडी बायो जिनका होगा उन्होंने बायो में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी। नाउ फैट सॉल्युबल हमारे पास कौन से विटामिन होते हैं? A, D, E, K, यानी कि कीड़ा, ऐसे आप याद रख सकते हो, कीड़ा भी। एंड जो वाटर सॉल्युबल हमारे पास होते हैं इट इज़ बी कम्प्लेक्स एंड सी यहाँ पे। देन जो फर्दर हमारे पास विटामिन के टाइप हैं जो आप याद रख सकते हो, विटामिन ए, देन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 यानी कि फॉलिक एसिड, B12 जिसमें आपको कोबाल्ट मिलेगा। अच्छा, विटामिन सी यानी कि साइट्रस फ्रूट से जो आपको मिलेगा। विटामिन डी जनरली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके बोर्ड में, ये चीज़ें आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाती हैं। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, देन विटामिन के। नाउ यहाँ से इनके हैं केमिकल नेम, अगर आप याद रखना चाहते हो आप रख सकते हो। एंड यहाँ से आपको मिलेंगी इनकी डिफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि अगर विटामिन ए की कमी होगी हमारी बॉडी में क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। 1 इज़ जीरोथैल्मिया, आपको जीरोथैल्मिया यानी कि ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। देन विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी, अच्छा, B2 के कारण स्किन प्रॉब्लम, अगेन B3 के कारण अगेन स्किन प्रॉब्लम दैट इज डर्मेटाइटिस, B5 के कारण पेलिग्रिया या फिर 4D सिंड्रोम जिसको बोला जाता है। देन B6 के कारण एनीमिया, B7 अगेन स्किन को इफेक्ट करता है, B9 वेरी इंपॉर्टेंट एनीमिया, देन B12 पैरनिकाइनस एनीमिया, देन विटामिन सी इसके कारण स्कर्वी हमारे पास होती है, देन या फिर आप इसको गम्स की प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। विटामिन डी के कारण रिकेट्स, विटामिन ई अगर बॉडी में कम होगा देन स्टेरिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। विटामिन के जनरली ब्लड क्लॉटिंग या फिर ह्यूमरेज के साथ कनेक्टेड हमारे पास होता है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे याद रख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे छापनी है बस। नाउ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA, यानी कि कितना हमारे फूड में क्या क्या होनी चाहिए। अगर मैं एनर्जी की बात करूं ऑन एन एवरेज हमारे पास डेली बेस पे 300 to 500 किलो कैलोरीज। प्रोटीन्स की अगर मैं रिक्वायरमेंट बात करूं डेली बेस पे आपको कितना चाहिए 90 ग्राम्स। देन फैट्स की अगर मैं बात करूं 70 to 150 ग्राम्स। देन यहाँ पे कैल्शियम एंड आयरन का डेटा भी आप याद रख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एटलीस्ट 1-2 बार इसको देखना। देन न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये आपके बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है एज ऑब्जेक्टिव। न्यूट्रिशनल वैल्यू डिफरेंट फ्रूट्स का,
एंड ये जो वैल्यू हमारे पास है, अगर फॉर एग्जांपल मैं मानूँ आप 100 ग्राम आप कोई भी फ्रूट यहाँ पे ले लो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 100 ग्राम में से कितनी एनर्जी आपको मिल रही है। ग्रेप्स की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आपको 17 कैलोरीज मिलती है 100 ग्राम में। अच्छा, पपाया में 28, एप्पल लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था एज ऑब्जेक्टिव कितने हमारे पास होते हैं इसमें, 50 कैलोरीज। देन प्लम की अगर मैं बात करूँ 56, बनाना 153, ग्राउंडनट 541 एंड आलमंड यहाँ पे 655। सो ये जो कैलोरीज हैं ये आपको याद रखने हैं। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज 1 मार्क क्वेश्चन, एज ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। देन बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट की अगर मैं बात करूं, बैलेंस्ड डाइट हमारे पास वो डाइट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए या फिर मैनली प्रोटीन्स, ये तीन हमारे पास जो होते हैं ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में हमारे पास होने चाहिए, या फिर पर्टिकुलर यानी कि जनरली जो हमारी बॉडी को नीड है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी को 50 to 70% नीड होती है डेली बेस पे, फैट्स की 15 to 30%, प्रोटीन्स का 15 to 20। इसमें ये वैरी करेगा, कहीं पे होगा प्रोटीन्स यहाँ पे 20 to 30, ये वैरी करेगा, बट इतना ओवरऑल जनरल में हमारे पास होता है। सो ये जो अगर इस टाइप से हमारे पास न्यूट्रेंट्स होंगे फूड में, ये परसेंटेज होगी, सो वो जो फूड हमारे पास होगा या फिर वो जो डाइट हमारे पास होगी वो बैलेंस्ड डाइट हमारे पास कहलाएगी। एंड बैलेंस्ड डाइट यू ऑल नो दैट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो फिट रहे, हम एक्टिव रहें एंड हमारी जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस्ड डाइट। नाउ रोल ऑफ डाइट इन सपोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो आप डाइट ले रहे हो, एंड जनरली इसीलिए आप देखते हो जो डिफरेंट डाइटिशियन होते हैं अलग अलग क्रिकेटर्स के अलग होते हैं, या फिर जो सपोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको अलग से डाइटिशियंस होते हैं जो उनको बोलते हैं आपको कितना खाना है, आपको दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, आपको कितने फैट्स प्रोटीन्स वगैरह दिन में आपको लेने हैं। सो ये चीज़ें आपको आपका डाइटिशियन बोलता है। नाउ रोल ऑफ डाइट, सपोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने में डाइट का कितना इंपॉर्टेंस हमारे पास होता है। देखिए डाइट जो हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपकी जो सपोर्टिंग परफॉर्मेंस है, अगर आप किसी भी खेल में कल को जाओगे या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे वहाँ पे आपका जो डाइट है वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाउ देखिए अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, एंड स्पेशली जब आप एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हो, सो आपकी जो बॉडी होती है उसको फिर रिपेयरिंग चाहिए होती है, एंड वो रिपेयरिंग आपको कहाँ से मिलती है, जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो वहाँ से आपकी बॉडी में रिपेयरिंग हो जाती है। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड जो एथलीट वगैरह हमारे पास होते हैं उनमें मेनली ये जो जनरल ओवरऑल ये जो डाइट हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं डिफरेंट न्यूट्रेंट्स के हमारे पास, यही एक आम पर्सन के लिए भी है, एंड यही जनरली एक हमारे पास जो एथलीट वगैरह होता है उनको भी यही प्रपोज किया जाता है कि आप ये चीज़ें लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स इतना, फैट्स हमारे पास इतना, प्रोटीन्स आप इतना लीजिए, यानी कि इस रेंज में आपको लेना है। एट मिनिमम आपको 50% तो लेना है, या फिर यानी कि जो आप फूड ले रहे हो उसमें मिनिमम 50% कार्बोहाइड्रेट्स तो होने चाहिए ताकि आप क्विक इनर्जेटिक फील करो। सो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, एंड जब आपके फूड में ये सब चीज़ें होंगी आपकी गेम जो है वो खुद से बढ़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, आप खाली कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, आपकी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी क्योंकि आप प्रोटीन्स नहीं ले रहे हो, एंड फैट्स जो हमारे पास होते हैं ये आपको लॉन्ग टाइम में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 से 5 घंटे काम करना है, सो उसमें आपको जो फैट्स वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन ओबेसिटी, लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे ओबेसिटी। अगर मैं ओबेसिटी की बात करूँ, ओबेसिटी हमारे पास सिंपली क्या होता है, हैविंग टू मच बॉडी मास, यानी कि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा बॉडी मास है देन नॉर्मल, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 25 ईयर्स का है, सो उसमें उसका जो बॉडी मास होना चाहिए वो जनरली होना चाहिए 60 to 65 kg। अब अगर ये जो 25 ईयर्स का बंदा है इसका जो मास हमारे पास है बॉडी मास इट इज़ 120 kg, इसका मतलब ये जो हमारे पास बंदा है ये किस में इन्वॉल्व है, या फिर इसमें आपको क्या दिखेगी, यहाँ पे आप बोलोगे इसमें आपको ओबेसिटी वगैरह दिखेगी, यानी कि ये ओबीज टाइप का पर्सन है। यहाँ पे पेट निकला हुआ है, या फिर पेट बाहर आ गया है, या फिर टू मच फैट इसमें यहाँ पे
आ गया है, सो इसको हम डिफाइन करते हैं एज ओबीज पर्सन, या फिर इस टर्म को, ये जो टर्म हमारे पास है गेनिंग टू मच मैस, इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। एंड ओबेसिटी जो हमारे पास है इसको हम बेटर वे में डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग एन इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्मूला। बॉडी मास इंडेक्स हमारे पास होता है सिंपली मैस अपॉन हमारे पास हाइट, बट हाइट का स्क्वायर आपको लेना है, यानी कि आपकी हाइट कितनी है, ऊपर आपका मैस, फॉर एग्जांपल आपका मैस है 60 kg, नीचे आपकी हाइट लेट आप 5 फीट के हो, ऊपर आपको इसका स्क्वायर लेना है। क्लियर? सो यहाँ से कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आएगा, एंड वो जो वैल्यू है वो एक स्केल पे फिर देखा जाता है, एंड जहाँ से हम टाइप्स ऑफ ओबेसिटी को डिफाइन करते हैं। अगर देखिए देयरफॉर जो BMI हमारे पास है, बॉडी मास इंडेक्स, इट इज़ मैस अपॉन हाइट का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो, मैस अपॉन हाइट का स्क्वायर। देखिए देयरफॉर यूनिट क्या आएगा, मैस की अगर मैं बात करूं हमारे पास केजीज में, हाइट हमारे पास किस में होती है, जनरली मीटर्स में, एंड हाइट का स्क्वायर यानी कि केजी पर मीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट होता है किसका, BMI का। सो ये आपको याद रखना है। सो बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू दी person's weight in kilograms divided by the square of the height in meter। सो ये आपको याद रखना है। सो ये जो आपको बंदा दिख रहा है, दिस इज ओबीज टाइप ऑफ पर्सन। यहाँ पे नाउ देखिए टाइप्स ऑफ ओबेसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका BMI जो वैल्यू निकला, यानी कि मैस अपॉन हाइट का स्क्वायर, यहाँ से अगर आपका वैल्यू कितना निकला 18.5 टू 24.9, यानी कि आप अपने आप को नॉर्मल पर्सन या फिर नॉर्मल वेट के पर्सन आप कंसिडर कर सकते हो। नाउ अगर आपका जो वैल्यू निकला वो निकला 25 से लेकर 29.9, देन यू आर ओवरवेट। सो आप किस कैटेगरी में हो, आप ओवरवेट की कैटेगरी में हो। एंड अगर आपका BMI कितना निकला, ग्रेटर देन 30, अच्छा हमारे पास यूनिट क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर ग्रेटर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर निकला, इसका मतलब आप ओबीज टाइप के पर्सन हो, एंड आप काफ़ी ज़्यादा डिजीज में इन्वॉल्व हो सकते हो। नाउ लास्ट टॉपिक हियर इज काज ऑफ ओबेसिटी, कि ये जो ओबेसिटी है या फिर टू मच बॉडी मास हम गेन करते हैं, इसके क्या क्या रीजन्स हमारे पास होते हैं, डिफरेंट रीजन्स। नाउ इन्हीं को आपको अपने एग्जाम में लिखना होता है। नाउ देखिए पहला यहाँ पे जेनेटिक प्रॉब्लम। किसी बंदे को जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फादर से होगी, या तो फादर के खानदान से होगी, या तो मदर साइड से होगी। सो इट इज़ सिंपली जेनेटिक प्रॉब्लम। सो अगर मे बी किसी की माँ या फिर किसी का दादा दादी वगैरह वो फैटी रहे होंगे या फिर वो ओबीज टाइप के रहे होंगे, सो आप भी हो सकते हो। इट इज़ जेनेटिक प्रॉब्लम। पहला जेनेटिक प्रॉब्लम से आप में ओबेसिटी आ सकती है। दूसरा ओवर ईटिंग, यानी कि आपको दिन में खाना है 2 किलो या फिर 3 किलो, कुछ भी आप ले रहे हो 10 kg कुछ भी। सो उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे बॉडी मास जो है वो आप गेन करना स्टार्ट करोगे, एंड आपका जो BMI है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। देन फ्रीक्वेंसी आप ईटिंग पे भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब फॉर एग्जांपल आप सुबह मॉर्निंग में 8 बजे कुछ खाते हो, देन 10 बजे कुछ खाते हो मॉर्निंग में, देन 1 बजे दोपहर में खाते हो, देन 4 बजे, देन शाम के 8 बजे। अब अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, आप क्या करोगे, 8 बजे भी खाओगे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी, 12 बजे भी, फिर 1 बजे भी, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे। सो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ईटिंग की वो बढ़ जाएगी, एंड उसके कारण भी क्या होगा, आपकी बॉडी में आपको टू मच मैस अटेन होगा। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट के कारण भी आप में ओबेसिटी देखी जा सकती है। अनबैलेंस्ड डाइट मतलब जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि कार्बोहाइड्रेट्स इतने होने चाहिए, फैट्स प्रोटीन्स इतने होने चाहिए। अब अगर आप टू मच कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो अपनी बॉडी में, सो होगा क्या, उसके कारण क्या होगा, आपकी जो ग्लूकोज लेवल्स हैं बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएंगी, एंड ग्लूकोज यू ऑल नो दैट इंसुलिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है या फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है हमारी बॉडी में, एंड इन टर्न यानी कि अगर ग्लूकोज बढ़ गया, सो जो इंसुलिन हमारे पास है वो बढ़ जाएगा, एंड उसके कारण जो फैट ग्रोथ हमारी बॉडी में होती है वो बढ़ जाती है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर बैलेंस्ड वे में डाइट को लेना है। नाउ
ड्रग एडिक्शन एंड और मेडिकेशन। आप ड्रग एडिक्शन में हो या फिर आप मेडिकेशन वगैरह ले रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंबानी भाई साहब यानी कि अंबानी का बेटा जिनकी हाल ही में शादी हुई, ये आपको दिख रहा है ओबीस टाइप के पर्सन है या फिर इनमें ओबेसिटी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। अंबानी इतना अमीर है, क्या इसको ये कम नहीं कर सकता है? इसका पेट कम नहीं हो सकता है बट क्योंकि ये जो बंदा है ये बचपन से ही स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहा है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, सो ये स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहा है, मेडिकेशन पे है, ड्रग्स वगैरह ले रहा है, सो उसके कारण इसका जो बॉडी मास है ये हमेशा बढ़ता रहता है, ये कभी भी कम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इसको स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना होता है। कोई बंदा ज़्यादा एंटीहिस्टामाइन्स का यूज़ करता है, जनरली आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब आप क्लास 12th में जाओगे वहाँ पे आप देखोगे ये सब चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं। सो अगर आप टू मच ड्रग ले रहे हो या फिर मेडिकेशन ले रहे हो, उसके कारण भी आपका पेट निकल सकता है, आपकी बॉडी में टू मच मैस आ सकता है। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप खाली दिन भर बैठे हो, आप स्टडी कर रहे हो 10 घंटे 12 घंटे, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप जॉब पे हो, आप सुबह 8 से 4 तक खाली जॉब पे हो एंड जॉब से आए घर पे फिर बैठ गए, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप बाहर नहीं घूम रहे हो, आप जिम नहीं जा रहे हो, सो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आप में देखी जा सकती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर, देखो कोई भी बंदा 10 या 12 घंटे हमेशा नहीं पढ़ेगा, कभी 6 घंटे पढ़ेगा, कभी 3 घंटे, बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी डेली बेस पे मेंटेन करनी है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। बट साथ ही में ध्यान रखिएगा अपनी बॉडी का थोड़ा बहुत टाइम दीजिएगा, किसको, अपनी बॉडी को थोड़े मॉर्निंग में भी 10 to 15 मिनट्स की एक्सरसाइज, देन दिन में भी 10-15 मिनट्स, या फिर आप घूमा करें। देन अगर आप एक ही रूम में हो सो एटलीस्ट अपने ही रूम में, एक ही रूम में 10-15 मिनट्स आप थोड़ा बहुत घूमा करें, क्योंकि अगर एक बार आप डिजीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे देन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो खुद गिरेगी, आप चाहे कितना भी पढ़ो आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम आपके लास्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।